volume of air that will be inhaled during normal inspiration. Inspiration and expiration. अच्छा, टाइडल वॉल्यूम लंग का ऐसा वॉल्यूम है जो हम नॉर्मल इंस्पिरेशन, फॉर एग्जांपल एक पर्सन रेस्टिंग पोजीशन में है और नॉर्मली जितनी वॉल्यूम ऑफ एयर इनहेल कर रहा है और जितनी एक्सहेल कर रहा है उससे हम बोलेंगे टाइडल वॉल्यूम। और ये वॉल्यूम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका क्लिनिकल यूज बहुत ज़्यादा है टाइडल वॉल्यूम का। तो इसे कैलकुलेट करने का एक फार्मूला है, वो आप लिख लें, फार्मूला भी लिख लें। फार्मूला ये है कि 7 to 8 ml, 7 to 10 ml पर kg बॉडी वेट। ठीक है, इसमें ये हम करेंगे 7 to 10 ml पर kg बॉडी वेट। ठीक है, ऐसा वॉल्यूम ऑफ एयर जो हम नॉर्मली इंस्पिरेशन में अंदर लेके जाते हैं और एक्सपिरेशन में हम उसे बाहर निकालते हैं, इससे हम कहते हैं टाइडल वॉल्यूम। ठीक है, तो कैलकुलेट करना फार्मूला है 7 to 10 ml पर बॉडी वेट। फॉर एग्जाम्पल किसी का बॉडी वेट 50 है तो हम 50 मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे तो उसका निकल आएगा 500 ml, ये उसका टाइडल वॉल्यूम निकल आएगा। अब इसका क्लिनिकल एप्लीकेशन टाइडल वॉल्यूम की कहाँ है, देखें जब आपके पास पेशेंट आता है, पेशेंट को वेंटिलेटर पे लगाते हैं, तो वेंटिलेटर पे आपने इनपुट देनी होती है कि टाइडल वॉल्यूम की इनपुट देनी होती है कि इस पेशेंट की टाइडल वॉल्यूम कितनी है। ठीक है, तो हर पेशेंट की टाइडल वॉल्यूम डिफरेंट होती है, जिसका वेट ज़्यादा है उसका टाइडल वॉल्यूम ऑब्वियसली ज़्यादा होगा और जिसका वेट कम है उसका टाइडल वॉल्यूम कम होगा। ठीक है, तो अगर हम उसे कम टाइडल वॉल्यूम देते हैं, देखें इफ लो टाइडल वॉल्यूम इज गिवन टू पेशेंट, देखें अगर हम उसे लेस टाइडल वॉल्यूम देते हैं, फॉर एग्जांपल उसका टाइडल वॉल्यूम 500 ml है और हम इसे लेस दे देते हैं, हम कैलकुलेट नहीं करते, 400 दे देते हैं, जाहिर सी बात है पेशेंट को हाइपोक्सिया हो जाएगा, पेशेंट डेवलप हाइपोक्सिया। एंड इफ वी गिव ग्रेटर देन टाइडल वॉल्यूम, पेशेंट विल डेवलप न्यूमोथोरक्स। तो पेशेंट न्यूमोथोरक्स डेवलप कर ले, न्यूमोथोरक्स कहते हैं जब प्लूरल कैविटी में हवा आ जाती है। ठीक है, न्यूमोथोरक्स, इसको दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। टाइडल वॉल्यूम ऐसे वॉल्यूम कहते हैं जो नॉर्मली रेस्टिंग पोजीशन में हम इनहेल भी कर रहे हैं, एक्सहेल भी कर रहे हैं, इसे हम टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। इसका फार्मूला है 7 to 10 ml पर बॉडी वेट। ठीक है, तो नॉर्मली 50 kg पर्सन का 500 ml होता है। अगर हम देखें वेंटिलेटर पे जब पेशेंट को लगाते हैं तो वो उसके जो मसल होता है उसको मसल रिलैक्सिंग पहले दिया जाता है, तो उसका जो डायफ्राम है वो काम नहीं कर रहा होता। तो ऐसी पोजीशन में हमने उसे टाइडल वॉल्यूम वेंटिलेटर में इनपुट देना होता है टाइडल वॉल्यूम का, तो हम इस फार्मूले से टाइडल वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेंगे। अगर हम उसे लेस टाइडल वॉल्यूम से लेस उसकी इसको ऑक्सीजन इनपुट करते हैं तो उसका हाइपोक्सिया हो जाएगा, और अगर हम उसे ज्यादा टाइडल वॉल्यूम देते हैं तो उसे न्यूमोथोरक्स डेवलप हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं हम इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इट इज अ वॉल्यूम ऑफ एयर that will be inhaled over and above the tidal वॉल्यूम। देखिए इंस्पायरेटरी रिजर्व, इसकी इसको अगर हम पढ़े हम इससे मालूम हो जाए कि इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम किसे कहते हैं। देखिए नॉर्मल हम इंस्पिरेशन कर रहे हैं, इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन। ठीक है, हम मैक्सिमम जितनी इंस्पिरेशन कर सकते हैं, देखिए आप फोर्सफुली जितनी इंस्पिरेशन करेंगे जब मैक्सिमम पॉइंट होगा उसे हम कहेंगे इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, टाइडल वॉल्यूम से अबव आप जितनी इंस्पिरेशन कर रहे हैं, ठीक है, मैक्सिमम बाय यूजिंग फोर्स, बाय यूजिंग मसल्स, ठीक है, उसे हम कहेंगे इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं हम एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की।
के साथ साथ आप लिखते जाएं। It is a volume of air that can be exhaled over and above tidal volume। ठीक, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हमने ये पढ़ा था कि इंस्पिरेटरी में पढ़ा था कि हम नॉर्मल इंस्पिरेशन कर रहे हैं तो जो मैक्सिमम इंस्पिरेशन जितनी हम कर सकते हैं उसे हम कहते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम से ज्यादा इंस्पिरेशन जितनी हम कर सकते हैं तो एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ऐसे है कि टाइडल वॉल्यूम से अब हम जितनी भी एक्सपिरेशन बाय यूजिंग मसल्स यानी मैक्सिमम एक्सपिरेशन जितनी भी आप कर सकते हैं उसे हम कहते हैं एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। लेकिन टाइडल वॉल्यूम से अलग है। टाइडल वॉल्यूम तो नॉर्मल इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन है। तो मैक्सिमम इंस्पिरेशन हम करेंगे उसे हम कहेंगे इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और मैक्सिमम जो एक्सपिरेशन करेंगे उसे हम कहेंगे एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, उसके बाद आ जाता है रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम volume of air that remain in the lungs after forceful expiration। ठीक है, रेजिडुअल वॉल्यूम ऐसा वॉल्यूम होता है कि जिसे आप अपने लंग से बाहर नहीं निकाल सकते। आपने फोर्सफुल एक्सपायरेशन की उसे हम कहेंगे एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। जो एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के बाद जो वॉल्यूम बच जाता है उसे हम कहते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। अब मैं इधर डायग्राम बनाने लगा हूँ, ग्राफ बनाने लगा हूँ, आपको सही तरह से अब समझ आएगी। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आपको मैं समझाता हूँ। ठीक है, ग्राफ ये देखिए, ये नॉर्मली आप इंस्पायरेट कर रहे हैं, इंस्पायरेशन, ये आपकी एक्सपायरेशन, फिर आपकी इंस्पायरेशन है, ये आपकी एक्सपायरेशन है। इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन, इसे हम कहेंगे टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम, ठीक है। अब देखिए, ये एक्सपायरेशन होगी, आपने इंस्पायरेशन की, लेकिन आपने मैक्सिमम इंस्पायरेशन कर ली। ठीक है, मैक्सिमम इंस्पायरेशन बाय यूजिंग मसल। ठीक है, फिर आप वापस आगे एक्सपायरेशन कर ली, ये आपका होगा इंस्पायरेटरी रिजर्व वाली। ठीक है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वाली। ठीक है, फिर आप नॉर्मल इंस्पायरेशन कर रहे हैं, एक्सपायरेशन कर रहे हैं, ये आपका टाइडल वॉल्यूम है। अब देखिए, अब आपने फोर्सफुल एक्सपायरेशन की है, आपने इंस्पायरेशन की, फिर उसके बाद फोर्सफुल एक्सपायरेशन। जो फोर्सफुल एक्सपायरेशन आपने की है उसे हम कहेंगे एक्सपायरेटरी रिजर्व वाली। ठीक है, ठीक होगा, ये देखिए 12 को बताता हूँ। नॉर्मल आप इंस्पिरेशन कर रहे हैं, एक्सपिरेशन कर रहे हैं, इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन, ये है आपका टाइडल वाली। ठीक है, जब आप फोर्सफुल करते हैं इंस्पिरेशन, मैक्सिमम इंस्पिरेशन करते हैं बाय यूजिंग मसल, तो हम उसे कहते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसी तरह जैसे हम फोर्सफुल एक्सपिरेशन करते हैं, मैक्सिमम एयर हम जो निकालते हैं बाहर, उसे हम कहते हैं एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब देखें, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के बाद जो वॉल्यूम पीछे बच जाता है उसे हम कहते हैं, देखिए उसे हम कहते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। ये जो पीछे बच गया इसे हम कहेंगे रेजिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, अब सारे वॉल्यूम नहीं आप काउंट कर सकते हैं बाय यूजिंग स्पायरोमेट्री, लेकिन रेजिडुअल वॉल्यूम जो है वो स्पायरोमेट्री से काउंट नहीं होता। ठीक है, तो इसका आपने लिखा वॉल्यूम ऑफ एयर दैट रिमेन्स इन द लंग्स आफ्टर फोर्सफुल एक्सपिरेशन। एक्सपिरेशन के बाद भी जो वॉल्यूम ऑफ अपने एयर आपके लंग में बच जाती है उसे हम कहते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। तो नॉर्मल ये टोटल वॉल्यूम 50 kg/s में होता है 500 ml, और जो इंस्पिरेटरी रिजर्व है वो होता है तकरीबन 3.5 लीटर, और जो एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है वो कम होता है, वो होता है 1.5 लीटर, और रेजिडुअल वॉल्यूम होता है 120 ml। ठीक है, ये हर पर्सन में डिफरेंट है, ये मैं 50 kg/s की एक एवरेज बता रहा हूँ आपको। ठीक है, ये आपने जो टर्टल वॉल्यूम का कंसेप्ट क्लियर कर लिया। ठीक है, नॉर्मल इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन, ये हमारा टर्टल वॉल्यूम है। मैक्सिमम इंस्पिरेशन इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, मैक्सिमम एक्सपिरेशन एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और जो मैक्सिमम एक्सपिरेशन के बाद भी बच जाता है उसे हम कहते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, ये आपने कर लिया। ठीक है, इधर से अब हम स्टार्ट करते हैं आगे कैपेसिटीज की। वॉल्यूम हमने कर लिए हैं सारे, अब हम चलते हैं कैपेसिटीज की। देखें, जब भी हम दो वॉल्यूम्स को, दो या दो से ज्यादा वॉल्यूम्स को मिलाते हैं तो एक कैपेसिटी बन जाती है। ठीक है, अब इधर देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी,
ठीक है। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी में क्या क्या आता है? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी में आपका इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और उसके साथ हम टाइडल वॉल्यूम को मिला लेते हैं। टाइडल वॉल्यूम जब इन दो वॉल्यूम को मिलाते हैं ये हमारी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी बन जाती है। ठीक है, आईसी से कहते हैं इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। देखें, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को मिलाया हमने और साथ में हमने टाइडल वॉल्यूम को मिला लिया, ये दोनों जब मिलते हैं तो हमारी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी बन जाती है। ठीक है, अब इसी तरह चलते हैं हम फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी की तरफ। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। ठीक है, अब फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी में भी दो या दो से ज़्यादा वॉल्यूम हमने का पढ़ा था। जब दो या दो से ज़्यादा वॉल्यूम होते हैं तो वो कैपेसिटी बन जाती है। ठीक है, इसमें हम पढ़ते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और टाइडल वॉल्यूम। ठीक है, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी में हमने इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और टाइडल वॉल्यूम को मिलाया था तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी बन गई थी। इधर फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम में हम एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और टाइडल वॉल्यूम को मिलाते हैं तो हमारी एक्सपायरेटरी फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी बन जाती है। ठीक है, ये दो हमारी कैपेसिटीज हैं और एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं ये वॉल्यूम के बारे में फिर कैपेसिटी के बारे में। सबसे पहले नॉर्मल इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन, इसे हम टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। मैक्सिमम इंस्पायरेशन जो हम करते हैं अबव टाइडल वॉल्यूम उसे हम इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और मैक्सिमम एक्सपायरेशन जो करते हैं हम उसे हम कहते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। उसके बाद जो वॉल्यूम बच जाता है उसे हम कहते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। और रेजिडुअल वॉल्यूम को हम किसी भी स्पायरोमीट्री से इसको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। ठीक है, और इंस्पायरेटरी कैपेसिटी के बारे में पढ़ा कि इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और टाइडल वॉल्यूम को मिलाते हैं तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी बन जाती है। और फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी ये है कि एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और टाइडल वॉल्यूम इसे जब मिलाते हैं तो हमारी फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी बन जाती है। ठीक है, ये इधर हम टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी वॉल्यूम, ये हमारी है एफआरसी, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। ठीक है, ये हमारी कैपेसिटीज हो गई। अब देखें, हम पढ़ते हैं एफपीसी। दो कैपेसिटीज हमारी और हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने इन दोनों पर ज़रा फोकस करना है। ये दो कैपेसिटी जो आगे पढ़ने लगे हैं। आगे पढ़ते हैं हम वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी देखें, अब वाइटल कैपेसिटी में ये होता है कि हम इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम और प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इन तीनों को जब मिला लेते हैं हम तो हमारी ये वाइटल कैपेसिटी बन जाती है। यहाँ एक कंसेप्ट आगे आपको बताऊंगा आपको। ठीक है, वाइटल कैपेसिटी में इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इन तीनों को जब मिलाते हैं तो हमारी वाइटल कैपेसिटी बन जाती है। अब आगे बात करते हैं फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी, फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी और एफवीसी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आपने जरा समझना। ठीक है, फोर्स वाइटल कैपेसिटी का ये कंसेप्ट है, पहले लिख लें इसके बारे में। वाइटल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी एक्सेल्ड फोर्सफुली इज कॉल्ड फोर्स वाइटल कैपेसिटी। देखें, वाइटल कैपेसिटी में आपका क्या है? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, टाइडल वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है। अब देखें, अब आप मैक्सिमम इंस्पायरेशन करते हैं, मैक्सिमम इंस्पायरेशन यानी आप इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, अब इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम से आप एकदम मैक्सिमम और फोर्सफुल एक्सपायरेशन करते हैं, उसमें आप इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को भी सेल कर देते हैं, टाइडल वॉल्यूम को भी सेल कर देते हैं और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को सेल कर देते हैं। ठीक है, फोर्सफुली आप जो वाइटल कैपेसिटी को एक्सेल करते हैं, मैक्सिमम पॉइंट पे जाके इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम पे जाके फोर्सफुली एक्सेल करते हैं, इसे हम कहते हैं फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी। इसका बहुत बड़ा क्लिनिकल यूज आगे जब हम ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज पढ़ेंगे या रिस्ट्रिक्टिव डिजीज पढ़ेंगे लंग्स की, उसमें एफवीसी का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, उसके बाद आते हैं FEV1, FEV1। अब इसके बारे में लिखें, फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी, FEV1 क्या है? फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी exhaled in फर्स्ट सेकंड। यानी इसमें ये बताना चाह रहा है कि जो वाइटल कैपेसिटी है, ऊपर आपने पढ़ा फोर्स वाइटल कैपेसिटी, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम तक मैक्सिमम जाते हैं और उसके बाद फोर्सफुली एक्सेल करते हैं, इसे हम कहते हैं फोर्स वाइटल कैपेसिटी।
जो फोर्स वाइटल कैपेसिटी है जो फर्स्ट सेकंड में, अब हमने एयर एक्सेल किया मैक्सिमम जाके, जो फर्स्ट सेकंड जो हम एयर एक्सेल करेंगे उसे हम कहेंगे FeV1, फोर्स वाइटल कैपेसिटी एक्सेल्ड इन फर्स्ट सेकंड। तो इन दोनों का बहुत बड़ा क्लिनिकल यूज है। इन दोनों ये नॉर्मल FeV1 80% होनी चाहिए, नॉर्मली कितनी होनी चाहिए 80%। यानी फॉर एग्जाम्पल किसी बंदे का यो होता तो ज्यादा है, लेकिन मैं फॉर एग्जाम्पल ले लेता हूँ अगर 100 ml उसका इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम यानी वाइटल कैपेसिटी उसकी 100 ml है, तो FeV1 उसका 80 ml होना चाहिए। यानी फर्स्ट सेकंड में जब वो एक्सेल करता है तो उसका 80 ml एक्सेल होना चाहिए। ठीक है, इसे हम कहते हैं FeV1। ठीक है, ये नॉर्मल होता है 80% हम इसे कहते हैं। ठीक है, FeVC और FeV1। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं लंग रिकॉइल की तरफ। ठीक है, आगे जो हमारा कंसेप्चुअल है। अब देखें, ये हमारी चेस्ट कैविटी। ठीक है, ये है हमारी चेस्ट कैविटी और इसके अंदर हमारा पड़ा हुआ है लंग। ये है हमारा लंग। ठीक है, ये हमारा लंग। अब होता क्या है, जो हमारी चेस्ट कैविटी है वो बाहर की तरफ एक्सपैंड कर रही है, वो रिकॉइल फोर्स बाहर की तरफ लगा रही है। ठीक है, चेस्ट कैविटी जो है वो बाहर की तरफ रिकॉइल फोर्स लगा रही है, और जो हमारे लंग्स हैं वो इनसाइड फोर्स लगा रहे हैं, इनसाइड। ठीक है, चेस्ट कैविटी प्रोट्रूड बाहर की तरफ जाना चाह रही है और लंग जो अंदर की तरफ जाना चाह रहे हैं। ठीक है, इनके दरमियान दो लेयर्स हैं, एक है हमारी विजरल प्लूरा और एक है हमारी पैरेटल प्लूरा। ये दो प्लूरा की लेयर है। ठीक है, विजरल प्लूरा और पैरेटल प्लूरा। अब देखिए, चेस्ट बाहर की तरफ एक्सपैंड होना चाह रहा है जबकि लंग अंदर की तरफ जाना चाह रहे हैं। लंग जो है वो रिक्वेल कर रहे हैं अंदर की तरफ ड्यू टू सरफेस टेंशन। लंग्स इनसाइड जाना चाह रहे हैं, चेस्ट बाहर की तरफ जाना चाह रही है। तो उसकी वजह से हमारे जो ये जो प्लूरा के दरमियान जो प्रेशर है वो नेगेटिव प्रेशर क्रिएट हो जाता है। ये MCQs है हमारा कि नेगेटिव प्रेशर क्यों क्रिएट होता है हमारा। ठीक है, कितना क्रिएट होता है -5 नॉर्मल कंडीशन में। चेस्ट बाहर की तरफ जाना चाह रही है, लंग्स इनसाइड जाना चाह रहे हैं। तो ये जो इंट्रा प्लूरल प्रेशर है ये नेगेटिव होता है हर टाइम, हर वक्त ये नेगेटिव रहता है, क्योंकि अगर ये नेगेटिव ना हो तो हमारे लंग्स कोलैप्स कर जाए। ठीक है, जैसे वैक्यूम सक नहीं करता इसी तरह ये सक कर रहा है। ठीक है, और देखें अब आप बात करते हैं, देखें अब देखें जिस पॉइंट पे ये चेस्ट कैविटी बाहर को जा रही है, लंग इनसाइड जा रहे हैं, जिस पॉइंट पे ये दोनों इक्विलिब्रेट कर जाएंगे यानी इक्विलिब्रियम स्टेट पे आ जाएंगे, उसे हम कहेंगे फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, जो हमने पीछे पढ़ा भी है। ठीक है, FRC कहेंगे जहां ये इक्विलिब्रियम पे आ जाएंगे। अब देखें, इक्विलिब्रियम पे अंदर -5 यानी नेगेटिव प्रेशर है, ये थोड़ा सा इंट्राप्लूरल प्रेशर नेगेटिव रहेगा ही रहेगा। और अगर हम बात करते हैं लंग्स की, तो लंग्स के अंदर ये जो प्रेशर होगा, एल्विलाई के अंदर प्रेशर होगा, वो होगा 0 इक्विलिब्रियम स्टेट पे। देखिए अभी आपने रेस्पिरेशन नहीं की, आप रेस्ट पे हैं, बिल्कुल आप इक्विलिब्रियम स्टेट पे हैं, फिर भी इंट्राप्लूरल प्रेशर -5 होगा, लेकिन इसके अंदर एल्विलाई के अंदर प्रेशर वो कितना 0 है। ठीक है, अब आपने इंस्पिरेशन स्टार्ट की। देखिए, इंस्पिरेशन जैसे ही आप स्टार्ट करते हैं, आपका ये जो डायाफ्राम है ये नीचे डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है। ठीक है, डायाफ्राम का कॉन्ट्रैक्ट किया, आपकी जो चेस्ट की स्पेस है वो बढ़ गई, आपकी जो चेस्ट की स्पेस है वो बढ़ गई। ठीक है, चेस्ट की स्पेस जैसे ही बढ़ गई आपकी, अब देखें ये जो प्रेशर है -5 से ये चला गया -8 पे। देखिए -8 पे चला गया, माइनस पहले -5 था एट रेस्ट पे। जैसे ही आपने इसको डायफ्राम कॉन्टैक्ट किया, आप इंस्पिरेशन की में आपने स्टार्ट कर दी इंस्पिरेशन -8 पे। अब देखें, अब -8 होगा तो इसको और फोर्स से खींचेगा बाहर, आपको उसको ज्यादा फोर्स से बाहर की तरफ लंग्स को खींचेगा। अब देखें, ये जो पहले 0 था इंट्रा एल्वियोलर प्रेशर, ये 0 से चला जाएगा -1। -1 पहले 0 था, उधर कितना था -5, ये -8 पे गया ड्यू टू डायफ्राम कंट्रैक्शन और हमारी चेस्ट वाल की एक्सपेंशन की वजह से वैक्यूम क्रिएट हुआ, ये -8 पे गया तो ये चला गया -1 पे। अब जैसे ही -1 पे जाएगा तो बाहर से जो एयर होगी वो इनसाइड मूव करेगी टू फिल द गैप। पहले 0 था, -1 था, अब ये हमारी इंस्पिरेशन हो रही। ठीक है, लेकिन जैसे बाहर से एयर इनसाइड आ जाएगी तो ये दोबारा फिर चले जाएगा 0। पहले 0 था, ये -8 पे गया तो ये चला गया -1 पे, इंट्रा एल्वियोलर प्रेशर। 0 -1 पे गया तो बाहर से जो एयर थी वो इनसाइड आ गई। आप देखिए इनसाइड में, आप देखिए इंस्पिरेशन आपने कंप्लीट कर ली, बाहर से एयर इनसाइड आ गई, अब ये दोबारा 0 पे चला जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक्सपिरेशन की। एक्सपिरेशन में क्या होगा, एक्सपिरेशन में ये होगा कि आपका डायफ्राम करेगा रिलैक्स, डायफ्राम रिलैक्स करेगा, जो चेस्ट की जो कैविटी है इसकी स्पेसिस में, इसमें इसमें जो आपकी कैविटी कम हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, जैसे ये कैविटी कम होगी, ये प्रेशर -8 से दोबारा आ जाएगा -5 माइनस, और जैसे ही -5 पे आएगा कि 0 पे ये प्रेशर था जो अब 0 पे पड़ा हुआ है इंस्पिरेशन के एंड पे। ठीक है,
ये इंस्पिरेशन के स्टार्ट पे 0 है, मिड इंस्पिरेशन -1 है और आफ्टर इंस्पिरेशन कितना है 0, ठीक है। और ये इंस्पिरेशन के स्टार्ट पे -5 है, इसका इंट्राप्लूरल प्रेशर फिर -8 पे है और आफ्टर इंस्पिरेशन ये चला जाएगा, एक्सपिरेशन जब हम स्टार्ट करेंगे दोबारा -5 पे। तो जैसे ये -5 पे जाएगा, डायफ्राम हमारा कॉन्टैक्ट किया है, तो ये 0 से चला जाएगा प्रेशर, इंटरनल प्रेशर +1, ठीक है। अब देखें जैसे ये +1 पे प्रेशर गया तो जो हमारी इनसाइड एयर होगी वो बाहर मूव कर जाएगी, ठीक है। और जैसे ये बाहर मूव करेगी ये दोबारा आ जाएगा 0, ठीक है। तो ये हमारी एक्सपायरेशन भी कंप्लीट हो गई, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे यहाँ से, देखें ये हमारा इंट्रा प्लूरल प्रेशर, इंट्रा प्लूरल प्रेशर, और ये हमारा इंट्रा एल्वुलर प्रेशर, इंट्रा एल्वुलर प्रेशर। जो हमारी चेस्ट कैविटी है वो बाहर की तरफ एक्सपैंड कर रही है और जो हमारा लंग्स है वो इनसाइड रिकॉल कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे अंदर हमारा इंट्राप्लूरल प्रेशर -5 पे मेंटेन्ड है। और अगर ये -5 से ये प्लस की तरफ जाएगा तो हमारे लंग्स कोलैप्स कर जाएंगे, एटिलैक्टेसिस हो जाएगी और हमारा रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये -5 हर वक्त रहना ही रहना है। जैसे ही हम इंस्पिरेशन स्टार्ट करते हैं, हमारा डायफ्राम कॉन्टैक्ट करता है, हमारी चेस्ट कैविटी की स्पेस बढ़ जाती है, ये -5 से चले जाता है -8 पे। जैसे -8 पे जाता है तो ये ज़्यादा फोर्स पुश करता है लंग्स को आउटवर्ड, तो लंग के जो इंट्राएल्वुलर प्रेशर था वो 0 से चला जाता है -1 पे। तो जैसे ही -1 पे जाता है तो बाहर से एयर इनवर्ट रश करने लग पड़ती है एल्वुला की तरफ। तो एक्सपिरेशन के स्टार्ट पे 0 है, बाहर -1 है, एयर जैसे ही आती है तो दोबारा 0 पे चला जाता है। अब स्टार्ट बात करते हैं हम एक्सपिरेशन की। तो जैसे ही एक्सपिरेशन स्टार्ट होती है तो ये 0 से जब हम डायफ्राम हमारा रिलैक्स करता है, इसका प्रेशर कम होता है, इंटरनल प्रेशर -8 से दोबारा चला जाता है -5 पे। तो ये 0 से चला जाता है +1 पे और +1 से जब जाता है तो एयर जितनी अंदर है वो बाहर मूव कर जाती है और एट द एंड दोबारा 0 पे। लिख लें, पहले 0 पे होता है, फिर -1 पे जाता है, फिर जाता है 0 पे, फिर +1 पे और एट द एंड फिर 0। ये है इंट्राएल्वुलर। और जबकि इंट्राप्लूरल में क्या होता है, इसमें -5 है, फिर दोबारा जाता है -8 पे, -8 से दोबारा आता है -5, ठीक है। ये इंट्रा एल्वुलर और इंट्रा प्लूरल ये पैचेस हैं हमारे, और ये जो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और बड़े इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये हम डिजीज पढ़ेंगे जब न्यूमोथोरैक्स पढ़ेंगे अभी साथ ही इसके, तो इस बड़े काम आने वाले हैं। अगर किसी को नहीं समझ आई तो वो मुझे बता दे, अभी मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। तो चलें अब आगे चलते हैं हम उसकी तरफ, कंप्लायंस की तरफ। कंप्लायंस क्या होती है, व्हाट इज कंप्लायंस? अच्छा, कंप्लायंस का ये कंसेप्ट है हमारे पास, कंप्लायंस का ये कंसेप्ट है कि किसी भी चीज़ को इजीली अकोमोडेट कर लेना, ठीक है। ये इसको हम कहते हैं कंप्लायंस, ठीक है। देखें इसका फार्मूला लिख लें, कंप्लायंस इज इक्वल टू डेल्टा वी, चेंज इन वॉल्यूम ओवर चेंज इन प्रेशर, ठीक है। जो भी चीज़ इजीली इन्फ्लेट कर जाएगी, इजीली अपना वॉल्यूम चेंज कर जाएगी, ठीक है, हम थोड़ा सा प्रेशर लगाएंगे और उसका वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, उससे हम कहेंगे इसकी कंप्लायंस ज़्यादा है। और जिस चीज़ में हमें प्रेशर ज़्यादा लगाना पड़े लेकिन वॉल्यूम कम चेंज हो रहा है, उससे हम कहेंगे ये चीज़ कंप्लायंट नहीं है, ठीक है। तो कंप्लायंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू इलास्टिसिटी, ठीक है, इलास्टिसिटी, ठीक है। जिस चीज़ की इलास्टिसिटी जितनी ज़्यादा होगी उसकी कंप्लायंस उतनी कम होगी, ठीक है। कंप्लायंस हम उस चीज़ को कहेंगे जो इजीली किसी भी चीज़ को अकोमोडेट कर ले। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं पहले दिन का जो हमारा बैलून है, उसे हमें इन्फ्लेट करने के लिए बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है, उससे ज़्यादा प्रेशर देना पड़ता है तो उसका वॉल्यूम चेंज होता है। तो उससे हम कहेंगे कि इसकी कंप्लायंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है, ज़्यादा है इसका, बहुत कम है इसकी कंप्लायंस, क्योंकि इसमें प्रेशर ज़्यादा दे रहे हैं, वॉल्यूम बहुत कम है, ठीक है, तो इसकी कंप्लायंस कम है। लेकिन जब तीसरे चौथे दिन का गुब्बारा होता है उसमें हम थोड़ा सा भी प्रेशर करते हैं तो उसका वॉल्यूम ज़्यादा चेंज होता है गुब्बारे का, तो उसे हम कहेंगे कि इसकी कंप्लायंस ज़्यादा है, ठीक है। अब कंप्लायंस किस किस डिजीज़ में बढ़ती है, किस किस डिजीज़ में कम होती है, लिखें, जिस डिजीज़ में कंप्लायंस बढ़ रही है और जिस डिजीज़ में कंप्लायंस कम हो रही है, ठीक है। तो कंप्लायंस जो हमारी बढ़ती है वो एजिंग में बढ़ती है, जब हम उम्र के साथ हम एजिंग हमारी बढ़ती है। एम्फीसीमा, एम्फीसीमा ये डिजीज़ है, इसमें हमारी कंप्लायंस लंग बढ़ जाती है, लंग यानी इजीली इन्फ्लेट कर जाते हैं, ठीक है, एम्फीसीमा में और एजिंग में भी। और डिक्रीज किस किस में होती है, हमारी निमोनिया में हमारी कंप्लायंस, लंग की जो कंप्लायंस है वो डिक्रीज हो जाती है निमोनिया में। पल्मोनरी फाइब्रोसिस में हमारे लंग में फाइब्रोसिस, पल्मोनरी फाइब्रोसिस में होता क्या कि लंग में जो फाइबर्स बन जाते हैं, फाइब्रोस हो जाता है लंग, तो इसको इसको इन्फ्लेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए हम कहते हैं कि इसमें लंग की कंप्लायंस कम हो गया, निमोनिया हो गया,
फाइब्रोसिस हो गई, और ठीक है ARDS हो गया। इनमें हमारी लंग की जो कंप्लायंस है वो जो होती है वो कम हो जाती है। ठीक है, ये होगा हमारा कंप्लायंस का कंसेप्ट, और पीछे हमने किया इसके बारे में चेस्ट इक्वल के बारे में। ठीक है, अब आगे अब हम चलते हैं न्यूमोथोरक्स के बारे में। न्यूमोथोरक्स के बारे में ज़रा लिख लें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। न्यूमोथोरक्स, न्यूमोथोरक्स। तो न्यूमोथोरक्स किसे कहते हैं? हम कहते हैं प्रेजेंस ऑफ एयर इन द प्लूरल स्पेस। देखें, हमने पीछे पढ़ा अभी, ये हमारी प्लूरल कैविटी थी। देखें, ये हमारी प्लूरल कैविटी थी, ये हमारा विज़रल प्लूरा, ये हमारा क्या है पैराइटल प्लूरा। ठीक है, पैराइटल प्लूरा हमारा विज़रल प्लूरा, ये है प्लूरल कैविटी। अगर इसमें हवा आ जाए तो इसे हम कहते हैं न्यूमोथोरक्स। ठीक है, लेकिन प्रेजेंस ऑफ एयर इन द प्लूरल स्पेस, presence of air in the pleural space is called as pneumothorax. न्यूमोथोरक्स। ठीक है, इसकी क्लासिफिकेशन लिख लें। न्यूमोथोरक्स की क्लासिफिकेशन कितनी होती है? ठीक है, देखिए इसकी क्लासिफिकेशन। ठीक है, इसे हम डिवाइड करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल इनटू स्पॉन्टेनियस, और सेकेंडली हम इसे डिवाइड करते हैं इनटू ट्रॉमेटिक। ठीक है, तो स्पॉन्टेनियस में भी आगे दो टाइप्स हैं, एक है प्राइमरी और दूसरी है सेकेंडरी। ठीक है, तो प्राइमरी की क्या रीजन हो सकती है? ये इडियोपैथिक हो सकती है, इसकी कोई रीजन भी नहीं हो सकती। ठीक है, इडियोपैथिक। ठीक है, इडियोपैथिक ऐसी चीज कहते हैं जिसके बारे में हमें इटियोलॉजी पता ना हो। ठीक है, और स्मोकर में हो सकती है प्राइमरी, क्योंकि स्मोकिंग की वजह से उनकी जो लंग्स की जो वाल्स हैं, वो लंग की सरफेस है वो थिन हो जाती है, जिसकी वजह से जो एयर डिफ्यूज कर जाती है इनटू द प्लूरल कैविटी। ठीक है, उसकी वजह से हमें उनको न्यूमोथोरक्स हो सकता है। ठीक है, सेकेंडरी में हम उन्हें कहेंगे जिसमें के पीछे कोई डिजीज हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल किसी को COPD है, ठीक है, किसी को इन्फेक्टिव लंग डिजीज है, और ब्रोंकाइटिस है किसी को, या किसी की लंग अब्सेस है। ठीक है, तो न्यूमोथोरक्स को डिवाइड करते हैं हम स्पॉन्टेनियस है। स्पॉन्टेनियस में टू टाइप है, प्राइमरी जो प्राइमरी में डिवाइड करते हैं जिसमें हम स्मोकर्स को सकती है, इडियोपैथिक है, रीजन पता नहीं है। सेकेंडरी में हम किसके पीछे कोई डिजीज हो सकती है, COPD है, इन्फेक्टिव डिजीज है, ब्रोंकाइटिस और लंग अब्सेस है। ठीक है, इन चारों में। और दूसरी आती है ट्रॉमेटिक। आपको ट्रॉमा होगा, आपकी चेस्ट में आपको किसी ने गन शूट कर दिया, किसी ने फायर मार दिया। ठीक है, और या आपकी किसी की चेस्ट में किसी ने ब्लंट ट्रॉमा हो गया, तो उसमें हम पढ़ते हैं ये होगी ट्रॉमेटिक चेस्ट इंजरी। ठीक है, उसमें हम पेनिट्रेटिंग चेस्ट इंजरी पढ़ेंगे। ठीक है, पेनिट्रेटिंग चेस्ट इंजरी। तो ये है हमारी स्पॉन्टेनियस और ये है हमारी ट्रॉमेटिक। तो आज का लेक्चर हम ख़त्म करते हैं इधर ही। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट हम कल से स्टार्ट करेंगे।